नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी और टॉपिक रहेगा इसमें हमारा ज्वालामुखी के कारण और उनसे बनने वाले स्थल रूप। पहले हम यह जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी एक छिद्र या दरार होती है जिससे होकर के लावा, गैस और पत्थर के टुकड़े आदि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर ऐसे कमज़ोर क्षेत्र जहाँ से पृथ्वी के अंदर से जो गर्म मैग्मा होता है वो पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ करके जब चाहे वो छिद्र से बाहर आए या फिर एक दरार से बाहर आए और उनके साथ लावा, गैस और पत्थर आदि के टुकड़े निकलते हैं तो उन्हें ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो चित्र दिया गया है इसमें ज्वालामुखी के अंग दे रखे हैं। ज्वालामुखी का छिद्र इसमें लिखा हुआ है और फिर ज्वालामुखी पाइप, जहाँ से पाइप शुरू होती है नीचे से और उसके चारों ओर एक शंकु बन गया। ये शंकु इस छिद्र से निकलने वाले लगातार लावा और पत्थर के टुकड़ों के इकट्ठा होने के कारण ये शंकु बनता है। धीरे धीरे पत्थर के टुकड़े और लावा इस छिद्र के चारों ओर इकट्ठे होते रहते हैं और फिर ये एक बड़े शंकु का निर्माण कर लेता है और कई बार तो ये पर्वतों का रूप भी ले लेता है। उद्गार के कारण में यह है कि जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी के किन ऐसे क्षेत्रों से निकलते हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः इनके विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा होती है। और अब जो ज्वालामुखी क्रिया है एक रहस्यमय घटना नहीं बनी रह गई है कि लावा कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंदर से गैस कैसे निकलती है, पत्थर के टुकड़े कैसे निकलते हैं। जहाँ पहले ये इनके कारण दैवीय माने जाते थे, अब विज्ञान ने जिस प्रकार से तरक्की की है, नए नए उपकरणों के माध्यम से इनका खोज की है, उस आधार पर ज्वालामुखी के उद्गार के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि जो ज्वालामुखी है वे भूपटल के कमज़ोर क्षेत्र में पाए जाते हैं और जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। हालांकि जो हमारा भारत का हिमालय है वो एक अपवाद के रूप में हो सकता है क्योंकि यहाँ भूकंप तो ज़्यादा आते हैं लेकिन ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। हिमालय में जो भूकंप आने का कारण है वो यह है कि हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहे हैं और जब ऊपर उठ रहे हैं हिमालय तो उनमें भूकंप आता है। फिर है भूगर्भ में बेसाल्ट की परत। जो ज्वालामुखी का उद्गार का हमने देखा कि या तो छिद्र से होता है या दरार से होता है। तो जो दरार से लावा निकलता है उसमें बेसाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लगभग 90 से 95% जो भाग होता है वह बेसाल्ट का ही रहता है। और जब ज़्यादा मात्रा बेसाल्ट की रहती है तो इससे यह बात पता चलती है कि जो ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी पर जहाँ होता है उसके नीचे एक ऐसी परत है जो कि बेसाल्ट से बनी हुई है। अत्यधिक ताप का क्षेत्र। अब जैसे ज्वालामुखी से जो उद्गार के समय गर्म लावा निकलता है और वो बहुत अत्यधिक गर्म होता है, इस वजह से यह माना जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत है जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है और अधिक तापमान की वजह से वहाँ जो चट्टानें हैं वो तरल हो जाती है और तरल पदार्थ गैसों के साथ मिल करके भूपटल को तोड़ता है और ऊपर आ जाता है।
क्योंकि गैस की प्रकृति यह होती है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो ऊपर उठती है। तो गर्म होती हुई गैस और पृथ्वी के कमज़ोर भूपटल पर जब ये एक साथ कड़ियाँ मिल जाती है तो गैसों के दबाव, लावा के दबाव से जो कमज़ोर भूपटल हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ से लावा, गैस और टुकड़े बाहर निकलते हैं। एक आधुनिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि इनके 3 प्रकार की गति होती है। आमने सामने की गति, प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत अपसरण की गति और दाएं बाएं खिसकने की गति। जो ज्वालामुखी आने का मुख्य कारण है वो प्लेटों के आमने सामने टकराने से होता है और इस तरह के ज्वालामुखी उद्गार प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर जो मेखला पाई जाती है वो मेखला क्या है? रचनात्मक प्लेट किनारे हैं। और परिप्रशांत अल्पाइन वलित पर्वतीय मेखला में जो विलासी प्लेट के किनारे हैं उन विनाशी प्लेट के सहारे बेसाल्ट का जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वो जो लावा होता है वो क्या होता है? अत्यधिक गाढ़ा होता है। तो प्लेटों के किनारे ज्वालामुखी की क्रिया अत्यधिक संपन्न होती है। फिर है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ। बाहरी स्थलाकृतियों में शंकु बनते हैं कई प्रकार के, जिनमें सिंडर शंकु या इसे राख शंकु भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः धूल, राख और विखंडित पदार्थों की अधिकता होती है। जिस छिद्र से या पाइप से लावा और राख निकलता है वो चारों ओर एकत्र होने के बाद एक शंकु का निर्माण करता है। क्योंकि इस प्रकार के शंकु में धूल और राख विखंडित पदार्थों की अधिकता होती है, इस वजह से इसे सिंडर शंकु का नाम दिया जाता है। फिर है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु को परतदार शंकु भी कहा जाता है। यह सिंडर शंकु से इस प्रकार भिन्न है कि सिंडर शंकु में ज्वालामुखी धूल, राख और विखंडित पदार्थ निकलते हैं, वैसे ही कंपोजिट जो शंकु है इसमें लावा भी साथ में अत्यधिक निकलता है। तो जो लावा की परत होती है वो इन धूल, राख के परत के ऊपर जम जाती है। फिर उस लावा की परत के ऊपर पुनः धूल और राख विखंडित पदार्थों की परत बनती है। इस प्रकार हम इसमें यह कह सकते हैं कि जब सिंडर शंकु में लावा की परत दर परत बनती जाती है तो इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। उसे परतदार शंकु या फिर कंपोजिट शंकु भी कहते हैं। फिर है परिपोषित शंकु। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक बड़ा शंकु बीच में है और उसके किनारों पर जब 2 और शंकु बन जाते हैं, 2, 3, 4 कितने भी शंकु बन सकते हैं। और इनका जो नली होती है वो मुख्य शंकु के निचले भाग पर इन उपनलियों से जो लावा या अन्य पदार्थ हैं वो निकलने रहते हैं और इसके मुख के अलावा अनेक छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। इन शंकुओं को परिपोषित शंकु कहते हैं। फिर है पेठिक लावा शंकु। पेठिक लावा शंकु में जब लावा हल्का पतला होता है तो सिलिका की मात्रा उनमें कम होती है और इससे निकलने वाला लावा दूर दूर तक फैल जाता है। इस कारण एक लंबे जगह कम ऊंचाई का शंकु बन जाता है और उसका आकार एक सिल्ड जैसा हो जाता है, अतः इसे सिल्ड शंकु भी कहा जाता है। इसका ढाल मंद होता है। फिर है एसिड लावा शंकु। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा काफ़ी चिपचिपा और गाढ़ा होता है
उस जैसे उसमें सिलिका की मात्रा भी अधिक होती है, और जैसे ही वो धरातल पर निकलता है जल्दी से ठंडा हो करके जम जाता है, उसे बाहर फैलने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता। उसी कारण से इसके जो ढाल होते हैं वो तीव्र हो जाते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी के जो ऊपरी भाग है, छिद्र है, वहाँ पर एक कीपनुमा आकृति का गर्त बन जाता है, खड्डा बन जाता है बड़ा सारा, तो उस खड्डे को क्रेटर कहते हैं। और जब इस क्रेटर के अंदर झील बन जाती है तो क्रेटर, झील, और इस क्रेटर के अंदर एक और क्रेटर बन जाता है, तो उसे कहा जाता है घोंसलादार क्रेटर। काल्डेरा और क्रेटर में बस इतना सा ही अंतर है कि जो काल्डेरा है वो क्रेटर का एक बहुत बड़ा भाग है। लावा मैदान का निर्माण मुख्यतः जो दरारी उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का, उससे बनता है। दरारी उद्भेदन में लावा की एक बहुत बड़ी चादर बिछ जाती है और एक मैदान या पठार का निर्माण हो जाता है। ऐसे अनेक पठार और मैदानों का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में और भारत में हुआ है। फिर है आंतरिक स्थलाकृतियाँ। आंतरिक स्थलाकृतियाँ वे स्थलाकृतियाँ हैं जब जो लावा है वो धरातल पर प्रकट नहीं होता और पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही ऐसी खाली जगह या दबाव की वजह से जो जगह बन जाती है वहाँ पर लावा इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है वो आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती है। इनमें जो बेथोलिथ है वो लंबे चौड़े आग्नेय शैलों के प्रकार होते हैं और ये एक गुंबद जैसे होते हैं और इनके जो ढाल हैं वो भी खड़े किनारे वाले होते हैं। ये इतने गहरे होते हैं कि इनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सबसे गहरे जो ये आग्नेय शैलों वाले आंतरिक स्थल रूप हैं ये बेथोलिथ हैं। और भारत में झारखंड राज्य में जो रांची का पठार है वहाँ पर बेथोलिथ मिलते हैं। फिर है लेकोलिथ। लेकोलिथ भी आकार में बड़े होते हैं और इनका जो ढाल है वो क्या होता है, उत्तल होता है। और इनका क्या है कि जब परतदार चट्टानों के बीच में जो गैस है उनके धक्के से जो परतदार चट्टानें हैं वो मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद खाली जगह पर लावा या मैग्मा का जमने से जो धरती के अंदर गर्म पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो जब मैग्मा अंदर जम जाता है उत्तल रूप में तो उस प्रकार से बनने वाली स्थलाकृति को लेकोलिथ कहा जाता है। फेकोलिथ उस प्रकार की आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं जब अंदर परतदार चट्टानों के ऊपर अपनति और नीचे अभिनति, ये जो चित्र में दिखाया गया है, परतदार चट्टानों में जब ऊपरी भाग में अपनति में मैग्मा का जमना और अभिनति में मैग्मा का जमना, जब इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है तो उन्हें फेकोलिथ कहा जाता है। लेपोलिथ में ठीक उसका उल्टा, जैसे उसमें हमने किया था लेकोलिथ में, फेकोलिथ में एक झील जैसा बन जाता है। जो लोपोलिथ है उसमें झील जैसी बेसिन बन जाती है और जहाँ पहले हमने लेकोलिथ में बात की थी वो ऊपर उठता हुआ उसका भाग होता है और जो लोपोलिथ है वो लोकोलिथ का उल्टा होता है। तो लोपोलिथ एक गहरी बेसिन होती है, उसमें जब मैग्मा जम जाता है तो उस जहाँ से स्थलाकृति बनती है उसे लोपोलिथ कहा जाता है। सील और डाइक उस प्रकार की आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं जब अंदर परतदार चट्टानों में लंबवत, जब पाइप के रूप में लंबवत जब मैग्मा जम जाता है तो ऐसी बनने वाली स्थलाकृतियाँ को डाइक कहते हैं। और जब क्षैतिज रूप में मैग्मा का जमाव हो जाता है लंबी लंबी परतों के रूप में तो उसे सील कहते हैं। ये थी ज्वालामुखी के आंतरिक स्थलाकृतियाँ, बाह्य स्थलाकृतियाँ और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण।